बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच टाइम के साथ हाजिर खिदमत मैं हूं सैयद आसिफ रज़ा। नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है और हालिया जो ज़ल्ज़ला आया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला 8.1 मैग्नीट्यूड का ये ज़ल्ज़ला था। रेक्टर स्केल के मुताबिक कहा गया पाकिस्तान के ज़ल्ज़ला कोपैमा जो मरकज़ है उसके इतलात के मुताबिक अमेरिकन जो सर्वे था उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था 7.5। बात इस डिबेट की नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये 2005 की डेवस्टेशन से बहुत कम रहा और उसकी बहुत सारी टेक्निकल वजूहात भी हैं। पाकिस्तान में ज़ल्ज़लों का जो एक सिलसिला है वो 2005 के बाद देखा जाए तो उसमें इजाफा हो रहा है और हमने अपने बहुत से प्रोग्राम्स में पहले भी कहा कि 2015 जो है आफात का साल डिक्लेयर हुआ था और इसमें तूफ़ान, ज़ल्ज़ले और इस तरह की और चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट किया गया था। लेकिन ज़ल्ज़ला एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। असेसमेंट होती है ज़मीन के अंदर, जो सेस्मिक सर्वेज होते हैं उसके मुताबिक जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनको मुताबिक उनकी पोजीशन के हिसाब से बताया जाता है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो ज़ल्ज़ला आया उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इदारों को, इमदाद की बात की जाती है, रिलीफ, रेस्क्यू, और जब बात की जाती है रिहेबिलिटेशन की, अभी रिहेबिलिटेशन का सिलसिला शुरू होना है और ऑलमोस्ट तकरीबन शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले रेस्क्यू और रिलीफ की बात की जाती है, रिएक्शन टाइम की बात की जाती है। बहुत सारे चैनल्स ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और बहुत सारी बातें होती रहीं। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें एनडीएमए के चेयरमैन और उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। समझने की चीज़ भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेल से हमें पता चलती रहती हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होती हैं और उसके बाद वो एक अपनी राय और क्या सराइयाँ कायम कर लेते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। ज़ल्ज़ले की तबाहकारियाँ, इदारों की खिदमात, इदारों की कारकर्दगी और अफादियत। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेजर जनरल असगर नवाज़ साहब, चेयरमैन एनडीएमए तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। और उसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनरल साहब से करना चाह रहा हूँ, ज़ल्ज़ले के हवाले से बात करूँगा और आपके हवाले से बात ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी हम बहुत बड़े एक ख़तरे की दहलीज़ पर हैं, उस पर बात की जाएगी। आप हमारे साथ ही हैं। जनरल साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि इस ज़ल्ज़ले की तबाहकारियों की बात की जा रही है और लकीली अल्लाह का शुक्र है कि वो इंटेंसिटी ज़्यादा ज़रूर थी लेकिन तबाहकारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हुई। उसकी एक रीज़न ताकि लोगों को समझ आ जाए और ये जो हिट हुआ एरिया उसकी जोग्राफियाई जो सिचुएशन है उसको देख लें तो क्या बनता है? मेरे ख्याल में ये बहुत गहराई में था, डेप्थ ज़्यादा थी। उसके बाद जो इसका एपी सेंटर है वो उसका फासला काफ़ी ज़्यादा था हमारी मेजर सिटीज़ से, और जो इलाका जहाँ पे इसने ज़्यादा तबाही मचाई वो इलाका जो इसके करीब मालाकंड डिवीज़न, बाजोड़ एजेंसी जो कि बिल्कुल इसके बहुत करीब थे, वहाँ पर भी जो घर थे वो पहाड़ के ऊपर दूर दूर वाक़े थे। गुंजान आबाद स्कैटर्ड थे जी, स्कैटर्ड थे, तो आइसोलेटेड थे, स्कैटर्ड थे। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से मेरे ख्याल में ये एक हम बहुत बड़ी तबाही से बच गए हैं। जावेद सलीम साहब, हमने 2005 के ज़ल्ज़ले से बहुत कुछ सीखा था और बैनुल-अक़वामी इमदाद भी आई, इंजीनियर्स भी आते रहे, रेस्क्यू भी होता रहा, लेकिन एक कोड बनाया गया था बिल्डिंग कोड्स के हवाले से, ना सिर्फ शहरों के हवाले से बल्कि अगर हम देखें तो फार फ्लंग एरियाज़ जो हैं जहाँ पे अभी डेवस्टेशन हुई है उनका भी जो हम वीडियोस देख रहे थे या ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके जब देखा तो वो कंस्ट्रक्शन लेवल वही था, कच्चे मकान थे और वो गिरने से अमवात ज़्यादा हुई। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरफ तवज्जो अभी तक क्यों नहीं दी गई और अब हुकूमत क्या फ़ैसला कर रही है इस पर? देखें, इसके ऊपर जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की अपनी एक सेल्फ जिम्मेदारी थी वो बिल्डिंग कोड का बनाना था और सिस्मिक प्रोविजन जो है 2008 में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये कोड बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिल्डिंग एंड हाउसिंग जो हमारी मिनिस्ट्री है उनको उनके हवाले किया गया ताकि ये इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और जो हाई राइज बिल्डिंग हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बन रही, प्राइवेट सेक्टर के बन रही, तो उसके अंदर ये सिस्मिक प्रोविजन रखें और उसके मुताबिक इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को चेक करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी फुली इम्प्लीमेंटेशन अभी तक ना प्राइवेट सेक्टर पे है ना गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है। अगर ये इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें और जिसका करना आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा जरूरी है।
जी चेयरमैन साहब, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि गवर्नमेंट का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और लेकिन जब ये इस तरह के इलाकों में डेवस्टेशन होती है जहाँ पर रसाई भी बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर एक रिवायती अंदाज चल रहा है और लोगों ने शायद माजी को भुलाया, और वहाँ पर इम्प्लीमेंट किस तरह कराया जाएगा और उनको किस तरह कन्विंस किया जाएगा, क्योंकि माजी में जो शेल्टर्स दिए गए थे उनको, या उनको जो जलजला प्रूफ घर दिए गए थे, वो वहाँ पर अब नहीं है, उन्होंने फिर वो पक्के मकान या उस तरह की कंस्ट्रक्शन दोबारा कर ली है। देखें, इसमें ट्रेडिशन की बात तो नहीं है ना जी, इसके अंदर तो क्वालिटी ऑफ वर्क की बात है और इसकी सिस्टमिक कोड की बात है, प्रोविजन की। आप जिन मुल्कों में जलते आए हैं, ईरान में बड़ी तबाहकारियाँ आती थी, जापान में बड़ी तबाहकारियाँ आती थी, आप उनके जाके शहरों को देख लें, वो इस सिस्टमिक प्रोविजन के ऊपर बने हुए हैं। और आप अगर वहाँ पे जलजिले आते हैं तो उतनी तबाहकारियाँ के हिसाब से वहाँ पे अखबारें होती है, इस तरह बिल्डिंगें नहीं गिरती। तो इसके लिए तो ये रेगुलेशन की बात कर रहे हैं आप। जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रेफरेंस में आपसे बात करता हूँ तो मैं एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी बात करता हूँ आपको। हमारा काम प्रोविजन को बनाना और इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के अदारों का काम है जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं। सजेस्टेड जो कोड है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए, इसमें ट्रेडिशन का कोई तल्लुक नहीं है। अगर आप ट्रेडिशन के पीछे रहेंगे तो फिर इसमें इसी तरह की तबाहकारियाँ होंगी थी और बल्कि इससे ज्यादा बढ़ेंगी जो अब हो रहा है इसके ऊपर। चेयरमैन साहब, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जब हम बात करते हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जो बन जाता है या एक कोड बन जाता है या कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन बन जाता है, तो उसको अमल दरामद डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कराना है और दीगर इदारों ने करवाना है। लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जो रिपोर्ट है जिसके मुताबिक वो कोड बनाया गया है, उसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप वाजे कर दें ताकि देखने वाले हमारा प्रोग्राम इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भी होता तो खुद से तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अपनी जान तो इंसान को ज़्यादा कीमती होती है। असल में इस कोड को इससे कंप्लीट बुक मेरा ख्याल है कि 250-300 सफ़ात की है। तो उसके अंदर पूरी आपने जो डिफरेंट वर्क करने होते हैं उसके मुताबिक पूरा हमने उसकी बड़ी एम्फसाइज किया होता है। इसको लिखा हुआ कि आपने बिल्डिंग फाउंडेशन कैसे उठानी है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे उठाना है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे स्ट्रक्चरल जॉब है जिनको हमने इनको इस प्रोविजन में बताया होता है। लेकिन इसको अब आप वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है कि हमें फौरी तौर के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो पाकिस्तान से काफी सारा इलाका जो है इस फाल्ट लाइन के ऊपर है और हमें एक कंसिस्टेंट प्रोग्राम के तहत इसको जो पुरानी बिल्डिंग है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा और नई बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल हमें पहरा देना पड़ेगा ताकि किसी किस्म का खुदा ना खास्ता किसी बड़े डिजास्टर से हम महफूज रहेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये चेयरमैन एनडीएम में आपके साथ हैं, ये देखें इसमें गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट करे, हम बनाएं। ये इन्होंने पिछले दिनों बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमें फायर सेफ्टी कोड के ऊपर उन्होंने हमारे साथ MOU भी साइन किया। 10 नवंबर को हमने इसके ऊपर मीटिंग भी रखी। MOU के अंदर हमारा टाइम इनके साथ 8 मंथ का है, लेकिन हमने इसको अपने तौर पर 2 मंथ और स्क्रीज कर रहे हैं ताकि ये हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, कल को इनमें फायर सेफ्टी के फायर प्रोविजन भी आनी है और वो इसको पूरी तरह खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग में ऐसा हुआ तो इसको प्रॉपर्ली टेक ऑफ नहीं किया जा रहा। आई एम ऑब्लाइज्ड ऑफ चेयरमैन साहब कि इन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया और फिर हमारे साथ MOU को साइन किया और इसको हम बिल्ट अप कर। जी, मैं चेयरमैन साहब से बात करना चाहूँगा, जनरल साहब से बात करना चाहूँगा, इसी हवाले से आप हमारे साथ रहिएगा। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव वो कह रहे हैं आप लोगों ने लिया है और MOU साइन करने जा रहे हैं, बल्कि MOU साइन हो गया, मीटिंग है। आप समझते हैं कि इस वक्त हमें एक अवेयरनेस की स्प्रेड करने की ज़रूरत है, इस तमाम अप्रोच को, सोच को, इंफॉर्मेशन को लोगों तक, ताकि लोग अपनी सेफ्टी खुद भी करें और गवर्नमेंट तो डेफिनेटली उस पर अमल दरामद करवाएगी। तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स, जिस तरह उन्होंने बताया, और इकदाम क्या हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक अवेयरनेस, क्योंकि जिस तरह जल्जला आता है ना तो सब बाहर की तरफ भागते हैं, पैनिक रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन जान बचाने के लिए सब भागते हैं। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें सारे ये सोचते हैं कि इस तरीके से जान बचाई जा सकती है। अगर उसके साथ आप ये भी कर लें कि ये हर एक को पता है जब वो अपना घर बना रहा है, और ये भी पता है उन तमाम इलाकों का इस वक्त तक, क्योंकि मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ पर ज़लज़ले आ चुके हैं उन इलाकों के। तो उन इलाकों के अंदर जैसा सैलाब का इलाका है, सैलाबी इलाका है, वहाँ पर पता होता है कि सैलाब आएगा, पानी का यही रूट तो है। इसी तरीके से जितने ज़लज़ले ज़्यादा इलाके हैं जो वल्नरेबल हैं, वहाँ पे लोगों को पता है। और 2005 के बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस खुद ब खुद भी आ गई, लेकिन हम भूल जाते हैं उस वक़्त जब हम अपना घर बनाने लगते हैं कि शायद ये इसमें अगर इस वक्त हम कोई कोताही करेंगे या हम कोई बचत करेंगे
चाहे हम छोटा ही बना लें, लेकिन बाद में ये हमारे लिए ही एक मुसीबत बन सकता है किसी नागानी आफत में। इसी तरीके से जो लोग पब्लिक के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, प्लाजाज बन रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे होते हैं, या हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बन रहे होते हैं, वहाँ पर भी अगर वो ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते कि ये जगह कल जो है बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करनी है, पब्लिक होगी, बच्चे होंगे, ख़वातीन होंगी, माजूर अफराद होंगे, तो उस मौके के ऊपर अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सबसे पहले इनफरादी ज़िम्मेदारी है, और उसके बाद दूसरी आ जाती है ज़िम्मेदारी इदारों की, जिन्होंने उनको चेक करना है। एक कॉन्सेप्ट था बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स का, एक कॉन्सेप्ट है नक्शा मंजूर कराने का, और उसके बाद जब ख़ास तौर पर ये बड़ी बिल्डिंग्स और इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं तो हर स्टेज पे उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, इन्फोर्समेंट की जाती है। वहाँ पे वो उनकी अपना एक फ़र्ज़ है जो बन जाता है। और तीसरा एस्पेक्ट है कि लोगों में शऊर को कॉन्स्टेंटली उजागर करना, और वो एक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू हो सकता है, जो हम वो अदारे जो कि डिज़ास्टर से डील करते हैं उनका भी फ़र्ज़ है, मीडिया का भी फ़र्ज़ है कि इस टाइम के ऊपर कि जब एक डिज़ास्टर आ जाता है, जब हम ये डिबेट शुरू कर जाते हैं, इस डिबेट को उधर ख़त्म ना करें, बल्कि उसको हर वक्त चलाई रखें और लोगों को जगा के रखें। जल साहब, 8 अक्टूबर हम 2005 की बात भी करते हैं और डिज़ास्टर, नेशनल डिज़ास्टर डे के हवाले से भी बात की, हमने प्रोग्राम भी किया, इफ यू रिमेंबर। आप समझते हैं कि आपको मीडिया की तरफ से वो अवेयरनेस नज़र आई उस दिन के हवाले से कि मीडिया ने बाकायदा तौर पर उसको अवेयरनेस के लिए उसके ऊपर कोई कैंपेन की हो या कोई प्रोग्राम्स किए हों? मैंने पहले भी यही बात की कि हम एक्चुअली ये टॉपिक्स बड़े सीरियस टॉपिक्स हैं और टेक्निकल टॉपिक्स भी हैं, और जब कोई ऐसा ज़ल्ज़ला या आफत आ जाती है तो तब हम एक डिबेट उस पर ओपन करते हैं। उससे पहले या उसके बाद हम वो डिबेट जो है वो बैकग्राउंड में चली जाती है। इन रिएक्शन हमारी तरफ से काम किया जाता है, के ऊपर उससे पहले उसके ऊपर प्रिकॉशनरी है, उस पर कोई बात नहीं की जाती। जावेद साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि हम अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये सबसे पहले इनफरादी जिम्मेदारी है, उसके बाद जाके डिपार्टमेंट से इज्तिमाई जिम्मेदारी की बात होती है। तो आप लोगों की कोई वेबसाइट ऐसी है जहां पर लोग एक्सेस कर सकें? क्योंकि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं भी चाहूँगा कि लोग उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें अपना घर बनाते वक्त, जहाँ भी वो बना रहे हैं, कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर वो पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को? जी, हमारे पास अपनी वेबसाइट तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये सेफ्टी कोड्स के लिए वो जो भी अदारे, हम अदारों को डील करते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं बेसिकली हम डील करते हैं कि वो अपने प्राइवेट हाउसिंग के लिए इसको करें। लेकिन हाउ है, अगर वो हमसे कोई टेलीफोनिक रब्ता करें, ईमेल हमें जनरेट करें, हमारे पास इसके लिए पूरा वेबसाइट के ऊपर एड्रेस मौजूद है, एंड वी कैन डेफिनेटली जो भी वो इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो हम प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल हो चाहे इज्तिमाई तौर पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मीडिया में जितना आपने तबाही को दिखाया, उसको सारी चीजें दिखाई, आप इसको मीडिया के ऊपर एक कैंपेन होनी चाहिए इस बात की, अवेयरनेस, कि आखिर ये चीजें जो कोड में आती हैं इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती। मतलब जिस वक्त हम सिस्मिक प्रोविजन की बात करते हैं तो क्या ये जो बिल्डिंग जितनी गिरी है इस वक्त, क्या इसके अंदर इस प्रोविजन को रखा गया था या नहीं रखा गया था? ये क्वेश्चन मार्क ये है इस वक्त मीडिया की डिबेट। अगर नहीं रखी गई तो वेट द फॉल्ट लॉट, ताकि कम अज कम इसकी अवेयरनेस है, जो अब बिल्डिंगें बन गई हैं, ये जो बनी हैं, उनको जरा थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए कि अगर यहाँ किसी ने नहीं किया तो नाउ दैट कंपनी, दैट पर्सन और दैट डिपार्टमेंट कैन डिसाइड, और अगर आइंदा से हम इसको रखें ताकि इंसानी जानों को ज़ाया होने से भी रोका जाए और इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को भी इम्प्रूव किया जाए। ये दिस इज रिक्वायर्ड आई थिंक। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ हमें बयान किया बिल्डिंग कोड्स के हवाले से, जिस पे हमने डिस्कस किया। लोगों को अवेयरनेस भी मिलनी चाहिए। डेफिनेटली जी, आप बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनको देखा जाता है, लेकिन जल साहब इसमें एक सेस्मिक या सॉइल टेस्ट सर्वे भी होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जिस तरह फॉल्ट लाइन, आपके पास डाटा सारा मौजूद है, फॉल्ट लाइंस कहाँ पे हैं पाकिस्तान में, और वहाँ के लिए जो कोड बनाया जाएगा अब, उसमें क्योंकि आप लोग भी शामिल हैं, एमओयू आप साइन कर चुके हैं, मीटिंग्स भी शुरू हो रही हैं, तो उसको किस तरह हार्ड एंड फास्ट वे में इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, या फिर उसके ऊपर फिर वही होगा कि नेक्स्ट किसी तबाही का इंतज़ार करें? ये जो
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, वो एक इदारा है जो कि आपके तमाम जियोलॉजिकल सर्वे बेस्ड मैप्स बनाता है और जोनिंग करता है। बिल्डिंग कोड्स उसको देखते हुए जो सॉइल की जिस तरीके से जोनिंग है वहाँ पे हुई हुई है, उसके हिसाब से जो बिल्डिंग कोड्स हैं कि किस डिग्री के मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले के अगेंस्ट किस जगह के ऊपर कहाँ पे एक्टिव फॉल्ट लाइंस हैं, कैसे जोन्स हैं। जिस तरह आपको अगर हमारी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने ये दिखाया था कि चित्राल बिल्कुल हाई रिस्क जोन में आता है। तो कोयटा का, ये बलूचिस्तान का कुछ इलाका है, कुछ हमारे साहिली इलाके हैं, तो वहाँ पे किस किस्म की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और कैसे बिल्डिंग्स के डिज़ाइन होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन होने चाहिए, ये तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कर देते हैं। जो इससे अगला मरहला है वो ये है कि यही जो मैप्स हैं जो कि इसके उन्होंने जियोलॉजिकल मैप्स हैं, इनको ट्रांसलेट किया जाए जो उससे अगली डिग्री के ऊपर कि किसी एक सिटी है तो वहाँ पे निशानदेही की जाए कि इसके नीचे जो फॉल्ट लाइंस गुजर रही हैं वो किस जगह से उनकी एग्जैक्ट अलाइनमेंट गुजर रही है। फ़र्ज़ करें कि अगर हम इस्लामाबाद की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हमें शायद पता चले कि जिना एवेन्यू के बिल्कुल मतवाज़ी वो गुजर रही है, और किस जगह के ऊपर ज़्यादा हॉट स्पॉट्स हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है शायद उसकी ग्रेविटी जो है ज़्यादा है इस पूरे जोन के अंदर। उसके हिसाब से फिर जब टाउन प्लानिंग की जाती है तो वहाँ पर फैसला किया जाता है कि यहाँ पर इस जगह को ओपन स्पेस पे छोड़ दिया जाए, यहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और वो जगहें जो कि ज़्यादा सिस्मिकली डेंजरस हैं उसके लिए फिर जो डिज़ाइन है हो सकता है कि जो नॉर्मल बिल्डिंग कोड्स हैं उससे भी आपको बढ़कर एक और डिज़ाइन करना पड़े और स्पेशल डिज़ाइनिंग उसकी करनी पड़े। ये सारी चीज़ें उन रिस्क मैप से जो मैप्स हैं सिस्मिक मैप उनसे होती हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर क्योंकि ये सारी चीज़ डेवलप करने के लिए, इस किस्म का एटलस डेवलप करने के लिए तो पहले कोई ऐसी काविश नहीं हुई। जब ये ज़लज़ला आया तो उसके बाद हमारी ये कम से कम सिस्मिक जोनिंग तो हो गई, ये पता चल गया कि ये इलाके डेंजरस हैं, लेकिन उन इलाकों के अंदर फर्दर जो एक स्टेप हमने और जाके उसको और एलेबोरेट करना था वो नहीं हुआ। और ये था कि किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन ये डेवलप करे। सर्वे ऑफ पाकिस्तान तो सिर्फ मैप्स डेवलप करता है जो कि सर उसके हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब मैंने ये किया है कि पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुख्तलिफ, उनकी हमने वल्नरेबिलिटी के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया है, और जो एक फ़ेज़ प्रोग्राम के तहत इंशाल्लाह ये हमने काम शुरू कर दिया है। पहले फ़ेज़ में हम 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के कि जिसके हम ये मैप्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारा ऑथेंटिकेटेड डाटा अवेलेबल है। एक मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जिसमें यंग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और वो इस काम को लेकर आगे चलेंगे और हम इन मैप्स को डेवलप करेंगे। इसमें तमाम मुतल्लिका इदारे जो पाकिस्तान के हैं वो तमाम हमारे एकेडेमिया के अंदर डॉक्टर साहिबान जो मौजूद हैं जो कि इस फील्ड में महारत रखते हैं, उनको एज अ कंसल्टेंट भी इंगेज करेंगे हम, और ये मैप्स को डेवलप करने का काम शुरू करेंगे ताकि एक स्टार्ट तो लिया जाए। और उसमें जो हमने पैरामीटर्स रखे हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वो शामिल हैं, उसके बाद और जो फेडरल कैपिटल ऑफ कोर्स, उसके बाद जो है तमाम वो डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको बताया कि जो हाई रिस्क जोन्स में आते हैं वो शामिल हैं। और ये भी हमने देखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट की अगर दूसरे के साथ कंटिग्यूटी है, जिस तरह मालाकंड डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अगर एक चित्राल शायद हाई रिस्क में था, बाकी वेरी हाई रिस्क में था, बाकी हाई रिस्क में थे, तो उनको भी हमने साथ उसमें शामिल कर लिया। जी, ये जब काम हो जाएगा तो इसके एंड्स के ऊपर आपको ये नज़र आएगा कि आपको फ़र्ज़ करें आप नक्शा बनाते हैं और आपको पिंडी का नक्शा बनाते हैं और आपको पता चलता है कि हमारे मैप के हिसाब से तो ये जगह जिस पे ऑलरेडी ये आबादी है ये तो बहुत डेंजरस जोन के अंदर वाक़या है। और जब इस आबादी के घरों का हम सर्वे करते हैं तो हमें ये पता है कि ये तो एक बहुत गुंजान आबादी है और इसके अंदर जो घर हैं वो ज़्यादातर
इस नेचर के हैं, सेमी परमानेंट हैं या वो कंप्लाइंट ही नहीं है। हमारे जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, उनमें ज़्यादातर घर जिस ज़माने में बने थे और वो जिस स्टेट के ऊपर हैं वो काफ़ी अपनी उम्र पूरी कर चुके हुए हैं। वो ये एक नॉन फैक्ट है और वहाँ पे हादसात भी होते रहते हैं। तो जब ये पता चले कि इसके नीचे इस वक्त तक जो तब्दीली आ चुकी है सॉइल के अंदर, सिस्मिक तब्दीली ये आ चुकी है कि कल को अगर इस डिग्री का भी ज़ल्ज़ला है तो ये यहाँ पे गिरेगा और नुकसान पहुँचाएगा। तो इस निशानदेही, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चल जाती है तो फिर जो मुतलका इंतज़ामिया है उसके लिए ये डिसीजन करना बड़ा इजी होगा कि अगर या तो उनको रीलोकेट किया जाए या खुदा न खास्ता जब भी ऐसा कोई आता है, ज़ल्ज़ला आता है या कोई चीज़ होती है, तो उनको पता होगा कि कौन से इलाके जो हैं ये मोस्ट वल्नरेबल हैं। एग्ज़ाम्पल लें स्वात की, यहाँ पर जितने घर गिरे हैं वो सब के सब घर कच्चे थे, उनके साथ बहुत सारे पक्के घर हैं जो बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ पे एक सर्वे हुआ होता कि 1 लाख घरों के अंदर से ये 30,000 घर जो हैं ये कच्चे हैं और ये पक्के हैं, ये जब आपको पता है जब मकानात की जो वो हमारी होती है मरदमशुमारी के साथ जब मकानात की भी वो सर्वे होता है, जो सर्वे होता है, उस वक़्त भी ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अगर रजिस्टर हों और सब कुछ हो और उसमें पता हो तो आपको एक डेंसिटी में पता चल जाता है कि फ़लाँ तहसील और फ़लाँ यूनियन काउंसिल के अंदर इतने घर कच्चे हैं, तो आपका रिस्पांस भी उसके हिसाब से एक इम्प्रूव हो जाता है। जनरल साहब, रिस्पांस पे जब बात आती है, हम रिएक्शन टाइम की भी बात करते हैं। ऐसी आफात में ख़ासतौर पर जब NDMA की जो हम खिदमात देख रहे हैं, 2005 के ज़लज़ले के बाद से जब ये काम शुरू हुआ, NDMA बना, तो उसमें रिएक्शन टाइम बहुत मैटर करता है और उसी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और अभी तक जहाँ पे बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं लेकिन बहुत सारा काम हुआ भी है, वो शायद नज़र नहीं आता। इस पर बात करेंगे, हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं आपका प्रोग्राम सच टाइम में। जल सब बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, रिएक्शन टाइम बहुत मैटर करता है। हमने बहुत कुछ 2005 के बाद सीखा, बहुत सारी आफात और भी आई, मैन मेड डिज़ास्टर की भी बात की जाती है, नेचुरल कैलेमिटी की भी बात की जाती है। आप क्या समझते हैं कि इस ज़लज़ले में एक तो डेप्थ की वजह से उसका जो इंटेंसिटी थी ज़्यादा होने के बावजूद वो डेवस्टेशन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन टाइम क्या था? क्योंकि जो अम्ब्रेला है NDMA की, उसको थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफ़ाइन कर दें आप, और रिएक्शन टाइम जो था उसको देख लें। देखिए, ज़ल्ज़ले में तो कोई रिएक्शन टाइम नहीं होता। जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, शायद मेरे ख्याल में जापान के पास या अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि कुछ सेकंड्स पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक्टिविटी कुछ हो रही है, वो सेकंड्स में आता है। ये कुदरत की एक बर्तरी है टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट। तो उसमें वो ये शायद कर पाते हों कि अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दें, बुलेट ट्रेन्स को रोक दें, इस किस्म की कोई एक्टिविटी। लेकिन ये जो इसको वो किस तरीके से करते हैं कि वहाँ पर उन्होंने ख़ास तौर पे जो नॉन फॉल्ट लाइंस हैं उनके साथ जो है सेंसर्स लगाए हुए होते हैं। तो फ़र्ज़ ये करें कि अगर ये एपिसेंटर जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरहद के पास था, तो इसको पहुंचने के ऊपर क्योंकि पूरी वेव नीचे से जा रही होती है, तो करीब वाले इलाके में पहले हिट करेगी, आखिरी इलाके में शायद आखिर में हिट करेगी फैलती हुई, क्योंकि उसने एक गुज़र के जाना है उसमें से, ज़मीन के अंदर से। तो शायद आखिरी इलाकों के लिए आपको थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड्स के ऊपर मिल जाए, लेकिन इसके लिए एक बहुत जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई रिएक्शन टाइम नहीं है ज़ल्ज़ले का। तो इसमें जब ऐसी रिएक्शन टाइम इन रेफरेंस के डेवस्टेशन जब हो गई, उसके बाद की मैं बात उसके बाद देख, ये हमारा जो अपना स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब अर्थक्वेक की कोई एक्टिविटी रीजन में होती है जिसको पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो तमाम उसके अलर्ट्स जो हैं वो जाते हैं, तमाम हमारे जो कंसर्न्ड NDMA के लोग हैं,
पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के और मुतल्लिका महकमों के लोग हैं, वो अलर्ट फौरी तौर पे जाता है कि इतने मैग्नीट्यूड का, क्योंकि आपके पास तो ये अगर मीडिया पे भी रिपोर्ट एकदम आना शुरू हो गई थी कि इतने इशारिया उसका था, तो ये ख़बर हमें भी पहुंच जाती है। और आप उसके बाद फौरी तौर के ऊपर एपिसेंटर भी उस पर लिखा होता है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिखे होते हैं, और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि ये कितने मैग्नीट्यूड का है। तो आप फौरी तौर के ऊपर हमने जो रिएक्शन शुरू किया, पहला रिएक्शन ये था कि इसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए मैंने अपने स्टाफ को कहा कि आप ये वार्निंग इशू कर दें कि इसके आफ्टर शॉक्स भी आएंगे, और फ़ौरन मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हो गया कि इस लोग तैयारी रखें क्योंकि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। इसका दूसरा इफ़ेक्ट हमने ये किया कि पीटीए को से कहा कि आप कम्युनिकेशन हमें बताएं कि उसकी सूरत हाल क्या है ऑल ओवर, बिकॉज़ अगर कम्युनिकेशन बहाल है, टावर्स आपके हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन एकदम पास ऑन हो जाएगी। तीसरा इसके ऊपर रिएक्शन ये था कि इसके एपिसेंटर को देखते हुए और ये जानते हुए हमें पता है कि कौन से हाई रिस्क जोन्स हैं, कि हमने कंसंट्रेट किया कि केपी, गिलगित बल्तिस्तान और एजेके, इसको हमने फौरी तौर के ऊपर फोकस कर लिया। और हमारी जो पहले दिन भी असेसमेंट थी कि जिसके ऊपर फौरी तौर पे मेरी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने इसके आर्क्स बनाए, और 500 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको हमने उसके अंदर लेके आ जाए, जिसमें मलकन डिवीज़न और बाजोड़ जो है वो सबसे ऊपर मर्ज हो रहा था कि ये एरिया जो है इसमें ज़्यादा एक्टिविटी होगी, और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसके साथ आते थे। और साथ ही हमने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और ये जो महकमे, क्योंकि रोड्स का इससे मौके पे ओपन होना बड़ा ज़रूरी है, उस वक़्त वेदर भी ख़राब था और रोड आपका वाइटल लिंक है। ये हेलीकॉप्टर्स या जहाज़ तब चल सकते हैं जबकि वेदर जो है वो फेयर वेदर हो जिसमें आप जा सकें, लेकिन रोड का एक लिंक ऐसा है कि वो अगर आपका ब्रेक हो जाए तो फिर आप पहुंच नहीं सकते। ये रिस्पांस तो विद इन जो फर्स्ट आवर है उसके अंदर ये रिस्पांस इन प्लेस था, और उसके बाद इत्तलात आना शुरू हो गई, और वो जिस तरीके से इत्तलात आ रही थी उसके हिसाब से एक पिक्चर हमने बनाना शुरू कर दी। और जो हमारी इनिशियल असेसमेंट थी, तो उस असेसमेंट के मुताबिक हमें मतलब ये जो है हमारा जो जायज़ा था वो यही कहता था कि ये एरिया जो है जिसमें ज़्यादा डैमेज हुआ होगा मालाकन डिवीज़न का होगा, बाजोड़ का होगा, और यही आगे हमारी असेसमेंट ठीक साबित होना शुरू होगी। ये जो डेथ काउंट्स थे, क्योंकि और ये जो बाकी चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि जब भी ज़ल्ज़ला आता है सबसे पहले जो इंडिविजुअल उससे अफेक्ट होता है वो अपने आप को बचाता है, और जब वो अपना आप को बचा लेता है उसको बचाने के बाद फिर वो अपने माल मता और बाकी चीज़ों को देखना शुरू करता है। और रेस्क्यू वो पहली चीज़ है कि जिसमें से लोगों को निकालना उस वक़्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। बहाली, रिलीफ और सब कुछ उसके बाद आती है, और लोगों को निकालना, उनको अस्पताल पहुंचाना, ये सब का एक कलेक्टिव वो होता है। तो जो लोग बच जाते हैं कम्युनिटी से भी, और जो रेस्क्यूअर्स हैं वो ख़ुद भी इफ़ेक्ट होते हैं, वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग उधर ही मौजूद थे, बिल्कुल ठीक है, तो वो अपने उसके बाद फिर अपने अपने काम की तरफ आते हैं। इस सब में डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि हमारी बहुत बड़ी तबाही से बचत भी हुई, और उसके बाद रिस्पांस बड़ा अच्छा था। परफेक्ट रिस्पांस किसी का नहीं हो सकता, डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी नहीं हो सकता। आपके इस मीडिया में ही फ़ोटोग्राफ्स आती हैं जापान की भी और अमेरिका की भी, जब एक सैलाब गुज़र जाता है या एक ज़ल्ज़ला गुज़र जाता है कि लोग किस तरीके से बैठे होते हैं। अगर जापान में 2011 का सुनामी आया था तो उसके बाद कितने दिन तक कितने लोगों को खाना मिला था, नहीं मिला था, रिलीफ मिली थी, नहीं मिली थी। ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक डिज़ास्टर हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल में आता है, उस तरीके से नहीं आता जिस तरह आपने सोचा हुआ होता है, तो उसके हिसाब से रिस्पांस दिया जाता है और वो चेंज होता जाता है, ठीक होता है। सब यहाँ पे जो तजादात आते हैं, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि जी गैर सरकारी जो फिगर्स बताए जा रहे थे और प्राइवेट मीडिया जिस तरह रोल अदा करता है, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन और सोर्स और वहाँ तक पहुँचने का सेहरा जाता है प्राइवेट मीडिया को भी, और बाकी तमाम मीडिया की भी बात अगर की जाए। लेकिन वो तजाद बार बार एक चीज़ के ऊपर आता है कि जी इतने लोग इसमें जहाँ बहक हुए हैं, सरकारी जो है उसमें
फिगर्स डिफरेंट होते हैं। तो इसको इस मिथोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए, ऑलरेडी लोग परेशान होते हैं, तो क्या कोई ऐसा निज़ाम बन सकता है फौरी तौर पे जो कि इस चीज़ को रोक सके? देखिए, ये आपको एक मतलब इसके ऊपर हम बहस भी कर लेते हैं और काफ़ी लंबी बहस भी की जा सकती है। एक गवर्नमेंट की एक इंतज़ामी मशीनरी होती है। ये जिस रीजन के अंदर आया वहाँ पर फ़ौज तैनात है बड़े अरसे से। वहाँ पर जो मेकनिज़म है, वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम भी है, यानी लोकल गवर्नमेंट के यूनियन काउंसिल में आ चुका है बिल्कुल। और वहाँ पे सिस्टम ये है कि वहाँ पे विलेज की कमेटीज़ हैं, यूनियन काउंसिल के लेवल पे कमेटीज़ हैं, और उसके बाद तहसील और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और फ़ौज की तमाम यूनिट्स जो हैं उनके तमाम वहाँ पे एरिया इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ की वजह से तमाम एरियाज़ उनका ज़िम्मेदारी का इलाका किसी न किसी को तफवीज़ किया हुआ है उन्होंने। और ये जो इनका इंफॉर्मेशन का मेकनिज़म है वो बड़ा इस्टेब्लिश्ड है, स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे फ़ौज की प्रेजेंस की वजह से जो इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी थी वो बड़ी अच्छी थी। और आज आप जो फिगर्स देख लें कि अगर कैजुअल्टीज़ जो हैं तकरीबन 272 के करीब हैं पहले दिन, और सेकंड डे एक बड़ा पैनिक था। अगर आप उस एरिया में जाएं, एक तरीका कार होता है जिससे आप कैपेबिलिटी जो अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर रहे होते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है थ्रू ह्यूमन सोर्स, और आप ऊपर से फौरी तौर के ऊपर आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर्स उड़ाए और इलाके को स्कैन भी किया, कॉम भी किया, और उसमें ये नज़र आया कि, और अभी भी अगर आप जाएं, आपको अगर लेके वहाँ पे जाते हैं तो दिखाएंगे भी कि वो घर खड़े हुए हैं, कोई एक 2005 की तरह के पहाड़ नीचे गिर गए हों, रोड्स बंद हो गई हों, और एक जो मलबे का एक अंबार नज़र आ रहा था, डबरी उस तरह की नहीं, उस किस्म की चीज़ें नहीं थी। तो उसके हिसाब से आपको फौरी तौर के ऊपर ये असेसमेंट पहली थी आपकी कि काफ़ी हद तक कम कैजुअल्टीज़ होंगी, और वो फौरी तौर पे। लेकिन जो दूसरी जो लोग दूर बैठे होते हैं जिनको रसाई नहीं, पहाड़ों में जो हम लोग, मैं कहता हूँ कि हम दूर बैठे हैं, हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ नहीं है, तो हमें उन पे एतबार करना चाहिए जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इंतज़ामिया है। और इंतज़ामिया की एक मशीनरी होती है, एक मेकनिज़म होता है जिसके तहत वो काम करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बड़ा इफ़ेक्टिव मेकनिज़म है। अगर उनका कोई पटवारी होता है या इस किस्म का स्टाफ होता है तो उसको पूरे इलाके की नॉलेज होती है, इंच का पता होता है उसको कि किसकी क्या रकबा, तूलो अर्ज़ पे क्या चीज़ है। चल साहब, इसमें एक चीज़ ये भी आ रही थी कि रेस्क्यू के हवाले से कोई लोग नहीं पहुंचे। कल भी अगर आप रिपोर्ट्स देख लें, शाम को चल रही थी चैनल्स के ऊपर कि जी 4 पहियों में से लोग उठा के नीचे आ रहे हैं, कोई इमदाद नहीं पहुंची, कोई मदद के लिए नहीं आया। तो हर बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो हर पहाड़ की उस चोटी पे भी पहुंचे जहाँ पे 4 घर बना लिए हैं किसी ने, ये सोचे बगैर कि कल को कोई मसला बनेगा तो मैंने नीचे कैसे आना है। तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर भी हमें फोकस करना है कि ऐसी जगह पे आबादियाँ ना बनाई जाए जहाँ तक रसाई ना हो? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। पहाड़ी इलाके के अंदर ख़ास तौर पर ज़मीन की बड़ी कमी होती है, और जद्दी पुश्ती उनकी वो ज़मीन है, तो वो जहाँ पे रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, वो तो वहीं पे रहेंगे। और आप अगर उस पूरे इलाके के ऊपर जाएं तो एक पहाड़ से लेके दूसरी पहाड़ तक जो है, आपको शायद नीचे से ऊपर जाने के लिए, पानी लाने के लिए शायद 1 घंटा लगता हो, लेकिन वो वहीं पर रहेंगे। ये तो कह नहीं सकते कि रियलिस्टिकली कि वो वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। फिर चूँकि ये लोग उस इलाके के रहने वाले हैं, उसी सर्दी में वो रहते हैं, उसी बर्फ़ में वो रहते हैं, उनको पता है कि इस इलाके में कैसे रहना है, और ये जो ऊपर नीचे उतरना चढ़ना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। शायद आप किसी एक रेस्क्यूअर को भेजें, वो ऊपर तक जानते हुए शायद हाँप जाएगा, लेकिन उनके लिए ये प्रैक्टिस है उनकी, वो है। आफ्टर ऑल, जब उनकी लोग बीमार होते हैं या उनके लोग किसी की डेथ होती है तो उनके कब्रिस्तान भी नीचे हैं, वो उनको उसी तरीके से ऊपर से लेके नीचे आते हैं, लेके चलते हैं। तो इस ज़लज़ले के ऊपर हर एक इंच के अंदर, हर एक जगह के ऊपर पहुंच जाना किसी का, और ये चीज़ शायद मुमकिन ना हो। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी, तमाम लोगों को कहा जाए कि आप ऊपर से उतरें, आपके लिए इस मैदान बना दिए जाते हैं, वहाँ पे आप आ जाएं। कि हम कहें कि इस मैदान में आप अपनी कॉलोनियाँ बहाल कर लें और कभी कभी अपने घर में ऊपर चले जाया करें, ये पॉसिबल नहीं है ना। वो इस कल्चर में और इस तरीके से रहते हैं।
तो इस वजह से जब ये आया और वहाँ पर जो मशीनरी आई तो ये आप देखें ब्लेसिंग है कि फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी। मैं शांगला में गया हूँ, आर्मी की एक यूनिट मूव के ऊपर थी, रास्ते में उन्होंने उसको रोक के वापस भेजा फ़ौरी तौर के ऊपर, उनके जो GOC स्वात हैं, और उसको फ़ौरी तौर के ऊपर उन्होंने लगा दिया। लेकिन 300-400 लोगों को के साथ आपने एक अगर इलाका कवर करना है जो कि पता नहीं कितना तवील और हर जगह के ऊपर पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, और जो ज़िली इंतज़ामिया होती है उसके अंदर भी कितने लोग होते हैं। तो ये अगर हम कहें कि इस किस्म के इसके रिस्पांस के लिए तो शायद लाखों रज़ाकार भी कम पड़ जाएं। एक वॉलंटियर्स वैसे गैर सरकारी तंजीमें जो हैं उनका भी बहुत वो वॉलंटियर का देखें निज़ाम वहाँ पे एक हर कम्युनिटी के अंदर अपना होता है। अगर आपके घर के साथ कोई एक और घर वाक़ और गिर जाए तो आप क्या वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे? यही वॉलंटियर का कॉन्सेप्ट है कि आप सबसे पहले रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग जो है उनको उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल में, कुछ तमाशा देखते हैं, तो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और इस इलाके के अंदर बॉन्डेज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, लोगों की वो इतने अरसे से उधर रह रहे हैं, और हम लोग सब जो देहात से मतलब गांव रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और लोगों को वो एक दूसरे के दुख दर्द में और इस तरीके से जो है एक शरीक होकर और उनको उन्होंने पनाह दी हुई है। तो ये कहना कि कोई वहाँ पर जो है बेयारो मददगार है और कोई वहाँ पर बिल्कुल उसको कोई इसकी असिस्टेंस नहीं, बेआसरा छोड़ दिया गया, बेआसरा, वो उनके साथ वाले लोगों ने। मौसम सरमा का जलसा आगाज़ हो चुका है और इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत बहुत शदीद होती है, बर्फ़बारी का भी सिलसिला होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे इंतजामात फ़ौरी तौर पे किए गए हैं, या उनके शेल्टर्स वापस या उनके घर बन जाएं, या फिर ऐसे शेल्टर्स दिए जाएं जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत की थी कि जिसमें सर्दी के अंदर भी दिन गुजारने का इंतज़ाम हो सके? जी, टेंट्स जो हैं वो वाफिर मकदार में अभी पहुंच चुके हैं आगे। उसके ओवर एंड अबव हमने उनको ये कहा था कि टेंट्स के ऊपर हमारे जो टेंट्स हैं, हमारे जो NDMA के टेंट्स हैं वो तो डबल प्लाई के हैं, तो उसके ऊपर उनको एडिशनल शेल्टर्स यानी तारपुलिन शेल्टर्स भी दिए गए ताकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए हो सके। फिर ये है कि ये चीज़ को बड़ा एनालाइज़ किया गया कि ज़्यादातर घर जो जितने भी गिरे ना, ये कच्चे घर हैं। वो कच्चे घर लोगों ने ख़ुद बनाए थे कि अगर इनको वसाइल दिए जाएं तो ये अपने घर को फिर खड़ा कर लेंगे, क्योंकि वो लोग इसमें इस्तात नहीं रखते, शायद जी इस्तात नहीं रखते, लेकिन वो माहिर हैं अपना घर बनाने के, रिकन्स्ट्रक्शन के। तो यही इसलिए फ़ैसला किया गया कि कॉम्पनसेशन घरों की दी जाए, जिसमें लोगों के जो सर्वे था, एक इब्तदाई तखमीना था उन घरों का, उसको अब वेरीफाई करके असेसमेंट करके लोगों को पैसे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी चैलेंजिंग हमारे लिए एक डेडलाइन सेट की है, जिसमें तमाम वहाँ पे मशीनरी इस वक्त मुतहर्रिक है और वो जा रहे हैं घर घर जाके इन लोगों को वो असेसमेंट कर रही है। और साथ साथ जब हम बात करते हैं मेडिकल रिलीफ, हमारे पास आर्मी के माशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि जी फॉरेन रेस्क्यू के लिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स का भी कह दिया गया था, आर्मी मौजूद थी, मेडिकल टीम्स हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौक़ों पे वॉलंटियर्स पहुंच जाते हैं, बैन अवी तंजीमें भी पहुंची। तो इस वक्त हमें कोई ऐसा नेटवर्क या सिस्टम डेवलप करने की भी ज़रूरत है कम्युनिटी लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे भी बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं और यहाँ पे अब हो चुके हैं। तो इनको अगर हम इस लिहाज से देखा जाए कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर लोकल बॉडीज़ के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ एक ऐसा पैरेलल निज़ाम बना दिया जाए कि उसमें रिएक्शन टाइम भी हमारे पास कम होगा और हमने फ़ौरन रिएक्ट भी करना है, तो हम उस पर कोई चीज़ सोच सकें। तो इस पर कोई प्लानिंग की जा रही है? ये एक तो किसी फॉर्म में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, दूसरा क्योंकि डबल वन माजत के साथ डबल वन डबल टू हर जगह नहीं है। नहीं, ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर ये एक चीज़ किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर आप इन इलाकों में, ख़ास तौर पे इन इलाकों के अंदर जाएं, तो आपको ये भी पता चलेगा कम्युनिटी ने अपनी वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है, पहाड़ से वो पानी खुद अपने गांव तक लेकर आते हैं। तो एक मुतहदा तरीके से एक काम को करने का जो तरीक़ाकार है वो वहाँ पर मौजूद है। और हमारे रूरल एरियाज़ में ये बॉन्डेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
लोगों को पता है एक दूसरे की कैसे मदद करनी है और कैसे निकालना है। लेकिन मौजूदा हालात में इस क्योंकि जो सर्वेज़ हैं, आप लोगों के पास जो डाटा आ चुका है सारा, आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी दिया, तो इसका मतलब ये है कि आइंदा भी माजी की तरह हम देखते रहें और अभी जो हुआ उसके मुताबिक आगे भी कुछ खदशात मौजूद हैं, तो हमें तैयार रहना है। बिल्कुल तैयार रहना है। ये तो देखें, इसमें तो दूसरी बात ही नहीं हो सकती कि हम ये कहें कि ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये तो एक जोग्राफिकल हैज़र्ड था, डिज़ास्टर था जिसको हम जोग्राफियाई उसमें लेके जाएंगे। लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड्स वगैरह जो हैं, वो तो एक आप यही देख लें कि आपकी गर्मियाँ ख़त्म नहीं हुई तो सर्दियाँ शुरू हो गई, जाड़ा बीच में से गायब हो गया। तो एक्सट्रीम वेदर, जी, एक्सट्रीम वेदर की जो कंडीशंस हैं और जो बाकी चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके लिए तो ये इस चीज़ की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जय साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और नाज़रीन, हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन खुदारा गुजारिश ये है, अपील ये है कि अपने और दूसरों के लिए सोचें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी और अपने चाहने वालों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे बिल्डिंग कोड्स की बात की जा रही है, ख़ास तौर पे ऐसे इंतज़ामात की बात की जा रही है कि अगर कोई ऐसा हादसा या आफत आती है तो उसमें हमें क्या करना है, क्या तरबियत हमें ज़रूरत है लेने की, कि ऐसे मौक़ों पे हमें किस तरह रिएक्ट करना है, और कम्युनिटी बेस हमें एक दूसरे के साथ किस तरह स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने हैं और आगे बढ़ना है। कहीं पे अगर ऐसा सिलसिला होता भी है, सरकारी या गैर सरकारी इदारे पहुंचते नहीं भी हैं, तो हम वहाँ पे ख़ुद मौजूद हों। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के पान।